एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है हमारे संविधान सभा जो थी जिसने संविधान बनाया था उसकी स्थिति, संगठन एवं कार्यकरण के संबंध में कुछ आलोचनाएं या कुछ आलोचनात्मक जो टिप्पणियां की गई थी उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारी संविधान सभा नेहरू के शब्दों में एक अंधेरी घाटी से निकलकर स्वतंत्रता की सूर्य किरणों तक पहुंची। कुछ सदस्य तो कुछ समय पूर्व ही जेल से छूटे थे और अचानक उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के स्वप्नों व आदर्शों को साकार करने वाले संविधान के निर्माण का अवसर दिया गया। फिर भी संविधान सभा के अनेक लोगों ने कुछ तार्किक आधारों पर आलोचना की जो इस प्रकार है। सबसे पहली आलोचना, क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए? ये जो आलोचना थी इसका जवाब इस तरह था। पहले प्रश्न ये था कि संविधान सभा के गठन और उसके द्वारा अपना कार्य प्रारंभ किए जाने के तुरंत बाद ही संविधान सभा की स्थिति के संबंध में एक विवाद प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश संसद के एक वाद विवाद में विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को चुनौती दे दी। विंस्टन चर्चिल जो वहां के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, संविधान सभा के ही एक सदस्य एम.आर. जयकर ने भी विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है और उसकी शक्तियां मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं दोनों की दृष्टि से अमर्यादित है या मर्यादित है। दोनों ही दृष्टि से मर्यादित है, अमर्यादित नहीं है, मर्यादित है, लिमिटेड है। उनके विचार का आधार यह था कि संविधान सभा कैबिनेट योजना के अधीन अस्तित्व में आई और ये ब्रिटिश संसद की सत्ता के ही अधीन है। वह कैबिनेट मिशन योजना में वर्णित संविधान की मूल रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। सभा का आह्वान ब्रिटिश सम्राट के अधिकार पर गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था और ये अपेक्षित था कि संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उसे ब्रिटिश संसद के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा की संप्रभु सत्ता पर बल दिया और जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि सरकारें राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती, वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हो पाए हैं क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। जहाँ तक जनता कोई दल या वर्ग नहीं वरन समूची जनता चाहेगी वहाँ तक हम यहाँ रहेंगे। इस विचार के अनुसार ही संविधान सभा ने अपनी पूर्ण प्रभुता को प्रदर्शित भी किया। प्रथम, ये प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से सभा का विघटन नहीं होगा। संविधान सभा को उसी समय भंग किया जाएगा जबकि स्वयं सभा 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। यानी संविधान सभा को भंग करना ब्रिटिश सरकार के हाथ में नहीं था। ये स्वयं संविधान सभा यदि 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती तभी ऐसा हो सकता था। दूसरा, संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को दे दी। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण प्रभुता की भावना से प्रारंभ किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद संविधान सभा पर कैबिनेट मिशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वैधानिक दृष्टि से समाप्त हो गए और संविधान सभा पूर्ण संप्रभु बन गई। दूसरी जो आलोचनात्मक टिप्पणी है वो थी, क्या संविधान सभा एक प्रातिनिधिक संस्था थी? क्या संविधान सभा एक प्रातिनिधिक संस्था थी? संविधान सभा की संप्रभुता के साथ ही उसकी प्रतिनिधित्वत्मकता पर भी आक्षेप किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी वर्ग और अन्य कुछ दलों द्वारा आपत्ति की गई कि संविधान सभा के सदस्यों का परोक्ष निर्वाचन होने के कारण इसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा नहीं कहा जा सकता। इस वर्ग के नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने भी ऐसा ही मत व्यक्त करते हुए कहा था कि यह संविधान सभा अपने गठन में उस संविधान सभा से बहुत भिन्न है जिसकी रूपरेखा पंडित नेहरू ने हमारे सामने रखी थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाना चाहिए था। ये एक आलोचनात्मक टिप्पणी थी, एक सुझाव था कि यदि ऐसा होता तो ये प्रातिनिधिक संस्था कहलाती यदि वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता तो इसका जवाब इस तरह दिया गया कि पहला, कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के संविधान सभा संबंधी प्रस्तावों को किसी आदर्श के आधार पर नहीं वरन इस आधार पर अपनाया गया था कि तत्कालीन परिस्थितियों में संभवतः ये प्रस्ताव एकता को बनाए रख सकेगा।
इसके अतिरिक्त भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व और उसके तुरंत बाद भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक उपद्रव हो रहे थे और इन परिस्थितियों में संविधान सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात भी व्यावहारिक नहीं थी, यानी कि चुनाव कैसे हो पाते। दूसरा, इस संदर्भ में ये भी कहा जा सकता है कि यदि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता तो भी उसका स्वरूप कम से कम ऐसा ही रहता, अधिक से अधिक ऐसा ही रहता। इस विचार को बल देने वाला तथ्य यह है कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छे बहुमत से उन्होंने विजय प्राप्त की। तीसरा बिंदु ये आता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि तत्कालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रमुख दल कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिकाधिक प्रतिनिधि स्वरूप प्रदान करने की प्रत्येक संभव चेष्टा की थी। कांग्रेस के तो प्राय सभी बड़े जो नेता थे, जैसे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री के.एम. मुंशी और आचार्य जे.बी. कृपलानी इसके सदस्य थे संविधान सभा के। कांग्रेस के अलावा जो अन्य व्यक्ति जो कांग्रेस के प्रयासों से वैधानिक और प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से ख्याति प्राप्त थे, ऐसे व्यक्तियों का भी संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ जो कांग्रेस से संबद्ध नहीं थे, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर, ए.के. अय्यर, एन.जी. आयंगर, संथानम, एम.आर. जयकर, सच्चिदानंद सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी. शिवाराव, डॉक्टर राधाकृष्णन, के.टी. शाह, एम.सी. मुखर्जी और हृदयनाथ कुंजरू आदि। इसके साथ ही एक और आलोचनात्मक टिप्पणी की गई थी कि क्या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी। जिन व्यक्तियों के द्वारा संविधान सभा की प्रतिनिधित्वत्मकता पर संदेह व्यक्त किया गया था, उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि यदि तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन संभव नहीं था, यानी सीधे चुनाव नहीं करवाए जा सकते थे सांप्रदायिक परिस्थितियों के कारण, तो संबंधित संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और इस तरह जनमत संग्रह के बाद उसे पारित समझा जाता। तो इस आलोचना में कोई सार नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक कारणों से जनमत संग्रह नहीं कराया गया था। यदि जनमत संग्रह करा लेते तो फिर चुनाव ही हो जाते। राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह की व्यवस्था जिसमें 17 करोड़ मतदाता हो अत्यधिक कष्ट और खर्च वाली होती। ये बात भी स्पष्ट है कि यदि इस प्रकार का जनमत संग्रह करवाया भी गया होता तो उससे संविधान के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी संविधान या तो पारित होता या पारित नहीं होता, लेकिन उसमें कोई संशोधन यदि करना हो, कुछ हटाना हो, कुछ जोड़ना, वो बात इसका जो स्वरूप है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसलिए जन्म संग्रह की बात को भी खारिज किया जाता है। चौथी आलोचनात्मक टिप्पणी है, क्या संविधान सभा के संगठन का सांप्रदायिक आधार था। कुछ आलोचकों का मत है कि संविधान सभा के संगठन का आधार सांप्रदायिक था। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर ही संविधान सभा के सदस्यों को चुनना था। ये इसलिए किया गया ताकि सांप्रदायिक सहयोग प्राप्त हो सके और संविधान सभा में किसी एक ही संप्रदाय का बहुमत न हो जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पांचवी इसकी आलोचनात्मक टिप्पणी है, क्या संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा में किसानों और मजदूरों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांश लोग कृषक है, किसान है। दूसरी तरफ ये संविधान वकीलों द्वारा बनाया गया, ये विवाद बढ़ाएगा और वकीलों का स्वर्ग होगा, अर्थात उन्हें लाभ पहुंचाएगा। किंतु इस आलोचना में सार नहीं है, क्योंकि संविधान एक कानून होता है और उसके निर्माण में कानून के जानकार लोग ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सामान्य मजदूर किसान संवैधानिक कानून की सूक्ष्मताओं को आसानी से नहीं समझते हैं। ये इस तरह से संविधान निर्माण के पश्चात जो आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई थी, जो संविधान सभा की स्थिति के बारे में संगठन और कार्यकरण के संबंध में थी, उनका आलोचनात्मक टिप्पणी और उनका ये जवाब।